हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उसी सीरीज का ये लेक्चर 10 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का हो या किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या इंडिया के जितने भी बड़े एग्जामिनेशन हो लाइक एपीएफसी, ईपीएफओ जिसका कंडक्ट यूपीएससी कराता है। इस सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्टिकल 62 किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिछले लास्ट क्लास में देखे थे, तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ना वो 52 से लेकर के 62 तक डिस्कस किया गया। ये टोटल 11 आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डीपली डिस्कस करता है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 5 में डिस्कस किया गया। ठीक है, पार्ट 5 में डिस्कस किया गया। तो उसी का जो लास्ट आर्टिकल है वो 62 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर सीट खाली है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर कुर्सी खाली है ना, तो उसको कितना दिन में उस कुर्सी को भरना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे दूसरे नए प्रेसिडेंट को चुन करके लाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमारा आर्टिकल 62 डिस्कस करता है कि टाइम टू होल्डिंग द इलेक्शन, कितना दिन के अंदर जो है इलेक्शन को कंडक्ट कराना पड़ेगा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फिल द सीट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सीट को फिल करने के लिए कितना दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है ना कि जब भी हमारे प्रेसिडेंट का सीट खाली होता है, प्रेसिडेंट का जब भी हमारा सीट खाली होगा ना, तो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनके सीट पे प्रेसिडेंट के रूप में काम करने लगते हैं। लेकिन ये केवल 6 मंथ तक ही काम करेंगे, ओनली 6 मंथ तक ही काम करेंगे, ओनली 6 मंथ। जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेट हो जाए ड्यू टू द रीजन, मतलब या तो इम्पीचमेंट के थ्रू हो जाए, इम्पीचमेंट आज तक हमारे देश में नहीं हुआ है, ठीक है, या तो उनका टर्म खत्म होने वाला हो, तो टर्म खत्म होने से पहले ही अगर उनका डेथ हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका डेथ हो गया था ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान ही डेथ हो गया था, मतलब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के दौरान ही उनका डेथ हो गया था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो प्रेसिडेंट के सीट पे बैठते हैं, लेकिन 6 मंथ तक ही वो मैक्सिमम रह सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मंथ के अंदर में ही जो है एक इलेक्शन कंडक्ट करा करके इलेक्शन प्रेसिडेंट को नया चूज करके लाना पड़ता है। तो इसके बारे में हमारा आर्टिकल 62 डिस्कस करता है। ठीक है, हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था ओथ के बारे में, ओथ कैसे होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का ओथ कराता है, जिसके बारे में आर्टिकल 60 डिस्कस करता है। और मैंने बताया भी था कि देखिए 60 में जो जीरो है ना, वो जीरो दिखने में ओ के जैसा है, तो ओथ याद रहेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था कि आर्टिकल 58 डिस्कस करता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए। तो वो हमारे देश का नागरिक हो, उनका एज कम से कम 35 साल का होना चाहिए और वो लोकसभा के मेंबर के रूप में क्वालिफाइड हो। एज ए मतलब कि क्वालिफिकेशन रखता हो, जो लोकसभा का मेंबर का क्वालिफिकेशन होता है उतना क्वालिफिकेशन के पास होना चाहिए। ये हमारे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट होता था, जिसके बारे में हमारे आर्टिकल 58 डिस्कस किया गया। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, इसका मतलब क्या होता है सर, प्रेसिडेंट के ऑफिस का कंडीशन। देखिए कंडीशन ये होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में एंट्री करेगा ना, मतलब उस कुर्सी पे बैठेगा ना, तो उनको जो है ना कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कहीं और दूसरे जगह जो है ना गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर कर भी रहा हो ना तो उनको रिजाइन दे करके कुर्सी पे बैठना है, और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सेंटर के यूनियन लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटर समझ में आ गया ना, लेजिस्लेचर हमारे 2 होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हो गया हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल का जो एमएलए होते हैं वो, और हमारा जो यूनियन लेजिस्लेटर होता है दैट मीन्स एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उनका पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो होते भी है ना तो वहाँ से रिजाइन देकर ही इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो कर है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, कौन से वीटो पावर है, विच वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज या आर डिस्क्रिशनरी इन नेचर दैट मीन्स विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए ये हुआ, इसमें से कह रहा है कि ये जो 3 वीटो है ना, ये 3 वीटो में से कौन सा ऐसा वीटो है जो अपने मन से प्रेसिडेंट लगाता है, अपने मन से, मतलब कि बिना एडवाइस के, विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले तो आप समझे होंगे कि वीटो पावर क्या होता है सर, वीटो पावर। तो देखिए प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होते हैं, उसी में से एक पावर होता है वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोकना। तो आप कहोगे सर प्रेसिडेंट क्या चीज़ रोकेगा, तो देखिए प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे बिल आते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, मनी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ये 4 तरह के बिल प्रेसिडेंट के पास आते हैं साइन के लिए, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए आता है। उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि प्रेसिडेंट जो है ना अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है और उस बिल को या तो रोक सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है, या तो अपने पॉकेट के नीचे या टेबल में जो है उसको बहुत दिन तक रख सकता है। ठीक है, ये 3 पावर होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट क्या करता है, तो एब्सोल्यूट वीटो में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि भाई तू इस बिल को ना हमेशा के लिए रख लो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट वीटो के में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है कि किसी बिल को जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस जरूरी होता है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या करता है, किसी बिल को अपने पास बहुत दिन तक रख लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या करते हैं प्रेसिडेंट जो है ना, सस्पेंसिव वीटो में क्या करते हैं, सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट जो है ना इस बिल को जो है ना रिटर्न कर देते हैं लोकसभा राज्यसभा में, और कहता है कि आप लोग फिर से सोचिए, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से करता है, विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस। और पॉकेट वीटो में क्या करता है कि किसी बिल को प्रेसिडेंट जो है ना अपने पास बहुत दिन तक रख लेता है, ठीक है, इंडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए उसे रख लेता है। इसीलिए इसका नाम भी है देखिए टेबल वीटो, कि टेबल पे वो बिल पड़ा हुआ है लेकिन प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर रहा है। तो ये दोनों जो वीटो है ना, सस्पेंसिव वीटो जिसमें प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, विचार करने के लिए रिटर्न कर रहा है, और जो पॉकेट वीटो है जिसमें प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहा है, वो टेबल पे रखा है, उसको बहुत दिन हो गया टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। इस दिनों वीटो पावर का यूज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं लेना पड़ता है, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस होता है। पॉकेट वीटो में और जो एब्सोल्यूट वीटो में, दोनों में अंतर यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना पड़ता है एब्सोल्यूट वीटो में, लेकिन पॉकेट वीटो में क्या करता है, पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट अपने टेबल पे इसको रखे लाता है, साइन नहीं करता है। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि तुम अपने इसे टेबल पे रखे रहो, ठीक है, जितना दिन रखना है। तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस करना जरूरी था, और सस्पेंसिव वीटो में रिटर्न कर देता है। तो वीटो पावर समझे ना, कि वीटो पावर में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि किसी बिल को क्या कर सकते हो, रोक सकते हैं। रोकने का 3 तरीका हो सकता है। एक एब्सोल्यूट वीटो होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अपने टेबल पे रखा रहने देगा। सस्पेंसिव वीटो में उस बिल को क्या कहेगा, रिटर्न कर देगा लोकसभा राज्यसभा को, कहेगा कि आप लोग फिर से सोचिए, ठीक है। और जब फिर से सोच करके फिर से पास करके प्रेसिडेंट के पास आएगा ना, तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग नेचर का, मतलब उस समय प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट एक ही बार बोल सकता है कि आप लोग फिर से विचार कीजिए, लेकिन जब दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा ना, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट क्या करता है, किसी को रिटर्न कर देता है और विचार करने के लिए बोलता है, ठीक है। और पॉकेट वीटो में क्या करता है कि पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट जो है अपने टेबल पे इसे हमेशा के लिए रखे रहता है, इंडेफिनिट टाइम पीरियड के रखे रहता है। लेकिन सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट करता है, जबकि एब्सोल्यूट वीटो के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस जरूरी होता है। लेकिन आपके दिमाग में ये आया होगा कि मानिए कोई सर बिल है जिसको लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, फिर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर और मंत्री क्यों बोलेगा प्रेसिडेंट को कि भाई तुम इसको रख लो, इस पे साइन मत करो, ठीक है, ऐसा क्यों बोलेगा। देखिए मानिए कोई एक ऐसा बिल था जो लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, लेकिन उस बिल का इंपोर्टेंस खत्म हो गया। उस बिल का इंपोर्टेंस मानिए थोड़ा दिन के लिए था, कोई मतलब जरूरी वाला काम था, वो काम मतलब निपट गया। अब उस बिल को जो है ना पास प्रेसिडेंट साइन करके क्या करेगा, उस बिल को अब देश में लागू ही नहीं करना है, क्योंकि उसका इंपोर्टेंस उस बिल का रहा नहीं। तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलता है कि आप इस पे साइन मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ना अब इसका इंपोर्टेंस है ही नहीं इस बिल का। तो इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि इस बिल पे आप साइन मत कीजिए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट अपने पास उस बिल को रखे रहता है, और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस उनको करता है कि इस बिल पे साइन मत कीजिए। लेकिन सस्पेंसिव वीटो में जब रिटर्न करता है बिल को फिर से सोचने के लिए, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का जरूरत नहीं होता है। और पॉकेट वीटो या टेबल वीटो में भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस का जरूरत नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये दोनों जो है ना, ये प्रेसिडेंट का कौन सा पावर है, द डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर है मतलब कि ये उनके मन पे डिपेंड करता है कि उनको साइन करना है कि नहीं करना है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं आया समझ। तो ये पावर अपने मन से करता है प्रेसिडेंट, जबकि ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से करता है। अब रहा कि सर हमारे देश में बिल कितने तरह के होते हैं। देखिए हमारे देश में 4 तरह के बिल होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक होते हैं मनी बिल, एक होते हैं फाइनेंशियल बिल, और एक जो होते हैं हमारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, जो मैंने नीचे में देखिए चारों बिल लिखा है। ये 4 तरह के बिल हमारे में देश में होते हैं। अभी ये चारों बिल क्या होते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाते हैं। तो आपको दिमाग में आया कि सर ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये सभी बिल साइन के लिए आएगा, तो क्या प्रेसिडेंट सभी बिल पे ऐसा कर सकता है क्या, ये तीनों जो वीटो है ये सभी बिल पे लगा सकता है। तो नो सर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आया है, ये समझ सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस बिल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसको पास करने में लोकसभा राज्यसभा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी लाना पड़ता है। तो इस बिल पे प्रेसिडेंट जो है ना, कोई भी वीटो नहीं लगा सकता है। नो वीटो यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इस बिल को रोक सकता ही नहीं है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा इस बिल पे, कि नहीं आया समझ। लेकिन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, जो मनी बिल जो होता है, इस मनी बिल पे, मनी बिल को सर किसे बोलते हैं, देखिए ऐसा बिल जो मनी से रिलेटेड हो। मनी से रिलेटेड का मतलब हो गया कि जैसे हमारे देश के टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड हो, या फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल बिल भी वही होता है, ठीक है। इस दोनों के डिफरेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मनी बिल फाइनेंशियल बिल के बारे में, ठीक है।
अभी बस इतना रखिए कि मनी बिल इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि मनी बिल में आपको पता होना चाहिए कि रिकमेंडेशन जरूरी होता है प्रेसिडेंट का। मनी बिल को हम लोग केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। मनी बिल को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन लोकसभा, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट का जो होता है परमिशन लेना पड़ता है। तो मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या मनी बिल में भी सर ये तीनों वीटो लगा सकता है क्या? तो नो, मनी बिल में जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना केवल एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है मनी बिल के केस में। इन केस ऑफ द मनी बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली यूज द एब्सोल्यूट वीटो। मतलब कौन सा यूज करेगा? एब्सोल्यूट वीटो। सर एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो में होता ये है कि कोई मनी बिल है जो पास हुआ लोकसभा राज्यसभा, अब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा है कि सर आप इस पे साइन मत कीजिए, अब इसका जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस है। लेकिन जो और दो बिल बच गए, फाइनेंशियल बिल और एक ऑर्डिनरी बिल, इस दोनों केस में, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में, हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, इस तीनों में से कोई भी एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो या पॉकेट वीटो, ये तीनों बिल लगा सकते हैं। ठीक है, वीटो लगा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। अभी देखिए फाइनेंशियल बिल में भी एक दो पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल बिल जो है हमारे आर्टिकल 117 शायद आया है। ठीक है, 17 का जो 1 है और 17 का 3 है 100, तो उसमें जो है ना 117 का 1 और 117 का 3, तो 1 वाला जो होता है ना वो फाइनेंशियल बिल इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट का एसेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊँ। कहने का मतलब इतना अभी याद रखिए कि फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं जब प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए आता है, तो इसमें प्रेसिडेंट जो है ना इस तीनों वीटो में से कोई भी वीटो यूज कर सकता है। लेकिन मनी बिल के केस में केवल एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है। मतलब कि ये हो गया कि सर मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है नहीं। यस, नहीं है पावर भाई। ठीक है, और उसके बाद सस्पेंसिव वीटो और जो है पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो, ये ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल किसी पे भी लग सकता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आया ना? कौन सा वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट अपने मन से लगाता है, डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, मतलब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के। तो ये जो दोनों है ना, बोथ 2 और 3, ये हमारा आंसर होगा। ये सस्पेंसिव वीटो जिसमें क्या होता है प्रेसिडेंट रिटर्न कर देता है, और जो पॉकेट वीटो है अपने टेबल पे बहुत दिन तक रखे रहता है, ये दोनों वीटो प्रेसिडेंट अपने मन से करता है। लेकिन ये वीटो का यूज हम लोग किस पे कर सकते हैं? तो केवल फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल पे। फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल, इसी दोनों पे इसका यूज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे कोई वीटो यूज नहीं होता है, मनी बिल पे ओनली एब्सोल्यूट वीटो यूज होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के वीटो पावर क्या होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर होते हैं, उसमें से एक पावर वीटो पावर होता है, जिसको मैंने डीपली डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कर रहा है ऑर्डिनेंस कैन बी यूज्ड फॉर। हमारा देश में जो ऑर्डिनेंस बिल पास होते हैं वो कर रहा है किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? एक नया कानून बनाने के लिए, इशू फॉर ए न्यू लेजिस्लेशन, या फिर एमेंडिंग या रिपीलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। क्या नया कानून बनाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी जो पुराना जो एग्जिस्टिंग कोई कानून है उसको अमेंड करना या रिपील करने के लिए यूज किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनेंस होते क्या है, ये ऑर्डिनेंस बनाता कौन है। तो देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना, ये हमारे प्रेसिडेंट का होता है। जिस तरह से अभी हम लोग ने देखा कि वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है, उसी तरह ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होता है ये प्रेसिडेंट तभी करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ही होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी में रिकमेंड करेगा ऑर्डिनेंस के लिए तभी होगा। लेकिन कहा रहा कि सर ऑर्डिनेंस होता क्या है, ये सबसे पहले बताइए। देखिए हमारे जो है सेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर में क्या है, हमारे लोकसभा है और एक हमारे क्या है राज्यसभा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं। हमारे देश में जो है ना लोकसभा और राज्यसभा जो है ये हमारे लेजिस्लेचर है जो कानून बनाते हैं। अगर स्टेट में देखिएगा तो वहाँ पे भी एक है हमारा काउंसिल, एक हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हो गया हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इसको आप देख सकते हैं किसी किसी स्टेट में है तब वो बिल को दोनों जगह पास होना पड़ता है, और जिसमें नहीं है वहाँ एक ही जगह पास होकर बिल जो है गवर्नर का साइन के लिए चला जाता है। मतलब कि हमारे देश में सर यहीं से क्या होता है, कोई भी कानून बनता है। तो देखिए क्या है ना कि ये हमेशा बैठे रहते हैं क्या पार्लियामेंट में? तो नो सर। देखिए अगर मैं सेंटर की बात करूँ, लोकसभा और राज्यसभा का सेशन होता है हमारे देश में जो है ना, जो है यूजुअली 3 सेशन होता है। कितने सेशन होता है? 3 सेशन होता है। एक होता है बजट सेशन, एक होता है उसके बाद समर सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। इसमें बजट सेशन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसमें ये लगभग 2-3 महीने तक चलता है। उसके बाद समर सेशन जो होता है वो मॉडरेट कह सकते हैं, और विंटर सेशन जो होते हैं सबसे छोटा होता है जो साल के लास्ट में होता है। तो अब रहा कि ये हमारे देश में 3 सेशन होते हैं। क्या सर ये सेशन के बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ लिखा है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है संविधान में कि कितना सेशन होना चाहिए। लेकिन संविधान में एक चीज़ लिखा है कि हमारे देश में 2 सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
इससे हमको पता चलता है कि इसका मतलब है कि सर कम से कम साल में जो है 2 सेशन तो होगा ही, कि ठीक है। पीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि हमारे देश में कितने सेशन होते हैं, तो देखिए 3 सेशन होते हैं यूजुअली, बजट सेशन, समर सेशन एंड विंटर सेशन, जिसमें हमारी लोकसभा और राज्यसभा बैठ करके क्या करते हैं, अपना कानून बनाते हैं, ठीक है। ये कानून जो है ना, अभी देखिए जब ये बैठेंगे तभी ना कानून बनाएंगे, जब ये बैठे हुए नहीं है, अगर मानिए उस समय अगर हमको किसी कानून का जरूरत हो गया, ठीक है, मानिए कोई आपदा आ गया, अब सरकार को कोई कानून बनाना है, लेकिन हमारे लोकसभा राज्यसभा में से मानिए कोई एक नहीं है, क्योंकि दोनों का होना जरूरी होता है, कोई एक नहीं है या फिर दोनों नहीं है, तो फिर कानून कैसे बनेगा। उस समय प्रेसिडेंट के पास एक पावर दिया गया है कि आप एक कानून बना सकते हैं, जिसे बोला गया इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा का सेशन एब्सेंस होने पे ही ऐसा होता है, ठीक है। उस एब्सेंस में जो है हमारे प्रेसिडेंट एक कानून बना सकते हैं, जिसे बोला गया ऑर्डिनेंस। आगे समझ में ऑर्डिनेंस क्या होता है। ये ऑर्डिनेंस जो है ना, नया कानून बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, और पुराने कानून को खत्म करने या पुराने कानून को सुधार करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ऑर्डिनेंस कैन बी यूज्ड फॉर द न्यू लेजिस्लेशन या फिर अमेंडिंग या रिपेलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये हमेशा जो ऑर्डिनेंस होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है इस बिल को पास करता है, या ऑर्डिनेंस बिल को जो है कानून बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी हमारा आर्टिकल 74 जो बोलता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, उसके अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है हैज टू बी पास्ड विद इन हाउ मेनी डेज या वीक ऑफ द असेंबली ऑफ सेशन। मानिए कि एक प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस बिल पास किया, ऑर्डिनेंस बिल को पास किया, ऑर्डिनेंस बिल को क्या किया, प्रेसिडेंट ने पास किया। अब रहा कि ठीक है सर, ये बिल तो पास हो गया, ये कानून भी बन गया। देखिए ऑर्डिनेंस बिल जैसे ही प्रेसिडेंट बनाता है ना, तो ये हमारे देश में कानून बन जाता है। एक बिल को कानून कब बनता है, जब एक बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट का साइन होता है, तब बिल बनता है। लेकिन ऑर्डिनेंस बिल जो होता है ना, उसको तुरंत वो बिल बन जाता है, जैसे ही प्रेसिडेंट जो है इसको जारी करता है ऑर्डिनेंस को, तो तुरंत बिल बन जाता है। लेकिन रहा कि सर ये तो हो गया कि आपने जो है प्रेसिडेंट को एक बहुत बड़ा पावर दिया कि वो भी कानून बना सकता है, ठीक है। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है इसमें। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, तब तो फिर लोकसभा राज्यसभा का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए देखिए ऑर्डिनेंस बिल को जो है ना, जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा ये ऑर्डिनेंस बन गया, और जैसे ही ये सेशन स्टार्ट होगा ना, ये दोनों सेशन से पास होना पड़ता है कितना दिन के अंदर। जैसे ही रीअसेंबली हुआ सेशन का, रीअसेंबली फिर से सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसको कितना दिन के अंदर पास होना पड़ता है। तो इसका आंसर है 6 वीक्स के अंदर, मतलब 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर जो है ना, इस ऑर्डिनेंस बिल को भी लोकसभा राज्यसभा से पास होना पड़ता है, लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होना पड़ता है। सेम टू सेम केस आप स्टेट के केस में भी ले सकते हैं। स्टेट में भी हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर होते हैं, ठीक है। वहाँ गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, और ऑर्डिनेंस का पावर गवर्नर के पास भी होता है, ठीक है। तो उस स्टेट में भी, स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है, और वैसा ही, ऐसा जैसे यहाँ हो रहा है वैसा ही सेम टू सेम वहाँ भी होगा। तो कोई भी ऑर्डिनेंस जब पास होता है, ठीक है, तो उसको जैसे ही रीअसेंबली ऑफ सेशन स्टार्ट होता है, तो उसको 6 वीक के अंदर जो है इसे पास होना पड़ता है। अब रहा कि सर इसका मिसयूज भी हो सकता है ना। हाँ देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इसी चीज़ से रिगार्डिंग है कि मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस कैन बी प्रिवेंटेड। कहा कि मिसयूज करेगा कब। तो देखिए एक मानिए एक सरकार है, ठीक है, एक सरकार है, उसको जो है ना, मतलब वो समझ रहा है कि मतलब एक बिल को पास करना है उसे किसी भी हालत में, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर इसी में लोकसभा राज्यसभा में ले जाऊंगा ना, तो लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन हमको पास करना है, हमारे फायदे के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा को स्किप करने के लिए, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रेसिडेंट का सहारा लेके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट का सहारा लेके उनको बोलता है कि ये ऑर्डिनेंस बिल आप लागू कर दो, ठीक है। और जैसे ही ऑर्डिनेंस बिल लागू हुआ, तो देखिए 6 वीक तो कम से कम ये रहेगा ही। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा राज्यसभा का सेशन स्टार्ट भी मानिए हो जाए कुछ दिन में, तो कम से कम ये 6 वीक तो रहेगा। और मानिए कि इस बिल के पास होने के 2 मंथ बाद मानिए सेशन स्टार्ट हुआ, तो ये 2 मंथ और फिर वो 6 वीक, इतने टाइम मिल गया उस कानून को क्या हो देश में लागू करने का। तो सरकार इसका मिसयूज भी करती है, ऑर्डिनेंस का मिसयूज भी सरकार कर सकती है, कम से कम 2-4 महीने के लिए कर लेती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, इसको प्रिवेंट कैसे किया गया कि मिसयूज ना कर सके ऑर्डिनेंस का सरकार, इसके लिए प्रिवेंट किया गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी होता है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने जो ये बिल पास किया, ऑर्डिनेंस बिल, क्या ये सही था पास करना, ये क्या इंटेंशन सही था। प्रेसिडेंट कैन भी जो है ना, ये प्रेसिडेंट जो है इसको जो है प्रेसिडेंट जो है ना, इस जुडिशियल रिव्यू जो पास किया है, ऑर्डिनेंस जो पास किया है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कि सरकार का इंटेंशन सही था इस बिल को पास करने का। तो इसके द्वारा भी प्रिवेंशन को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है कि ऑर्डिनेंस का मिसयूज ना हो।
साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हमारे ऑर्डिनेंस का एक छोटा सा लाइफ है, मतलब कि ऑर्डिनेंस जो है कम से कम कितना दिन के लिए रहेगा, तो 6 वीक तो सर रह सकता है, तो मतलब उसके बाद तो तुरंत उसको लोकसभा राज्यसभा से फिर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए एक छोटा लाइफ है ऑर्डिनेंस का, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस मिसयूज को छोटा लाइफ की होने की वजह से भी क्या होता है, प्रिवेंट किया जा सकता है कि ऑर्डिनेंस का मिसयूज ना हो। तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा। मतलब क्वेश्चन पूछा था कि मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के मिसयूज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू भी रोकता है और उसका छोटा लाइफ पीरियड होता है, इससे भी रोकता है। दैट मीन्स बोथ 1 और 2 आर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का केस हमेशा देखा गया कि सरकार इसका मिसयूज करता है, इसीलिए बाद में जो है जुडिशियल रिव्यू इस पे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर। देखिए हम लोग ने प्रेसिडेंट का क्या सब देखा, वीटो पावर देखा, बट इस प्रेसिडेंट का हम लोग ने ऑर्डिनेंस पावर भी देखा। एक चीज़ और याद रखिए, ऑर्डिनेंस में एक क्वेश्चन और भी याद रखिए कि जो ऑर्डिनेंस जारी करता है ना प्रेसिडेंट जो अगर ऑर्डिनेंस मानिए ऑर्डिनेंस बिल पास किया प्रेसिडेंट ने, तो क्या प्रेसिडेंट जो है इस पर सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है क्या ऑर्डिनेंस बिल पे? तो यस, ऑर्डिनेंस बिल जो है ये सरकार प्रेसिडेंट ने जारी कब किया, तो जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला। तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर से विचार करने के लिए बोल सकता है प्रेसिडेंट? तो यस, ऑर्डिनेंस बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है उसको विचार करने के लिए फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप इस पर एक बार और विचार कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकता है। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा वीटो हो गया, हमारा जिस पे विचार करने के लिए बोलता है सस्पेंसिव वीटो होता है। तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है ऑर्डिनेंस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट का वीटो पावर हम लोगों ने देखा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखा, अब हम लोग लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून से रिलेटेड पावर। तो आप देखे होंगे कि प्रेसिडेंट का जरूरत होता है कानून बनाने में, कि नहीं होता है? जैसे साइन का जरूरत हो गया, तो ये तो कानून बनाने में उनका, हम लोग ने बोला ना कि इनका भी जरूरत है। देखिए ऑल बिल है रिक्वायर प्रेसिडेंशियल एसेंट, कह रहे हैं प्रेसिडेंट के सहमति का जरूरत होता है किसी भी कानून को लॉ बनने के लिए। यस, क्योंकि उनकी साइन का जरूरत होता है तभी जाके वो कानून बनता है। कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट का साइन होता है तभी वो कानून बनता है। तो ये सही आंसर है ना, कह रहा है कि विच इज करेक्ट अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कानून बनाने से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस जो है सही है। तो कह रहा है कि ऑल बिल रिक्वायर प्रेसिडेंशियल एसेंट टू बिकम ए लॉ, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है ना वही बुलाता है, करता है ही समन्स द सेशन प्रोलॉग एंड डिजॉल्व द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट जो है ना, अभी जस्ट मैंने बताया कि पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, 3 सेशन यूजुअली होते हैं। ठीक है, समर सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन। तो ये जो सेशन बुलाता है वो बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ही बुलाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के एक आर्टिकल में उनको अधिकार दिया गया, प्रेसिडेंट जो है सेशन को बुलाएगा। ये तीनों सेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है हमारे लोकसभा के जितने भी MP MLA होते हैं, MP होते हैं, उस सबको बुलाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, सुमन्स द सेशन को बुलाता है, उसके बाद समन करता है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोलॉग भी करता है, मतलब जैसे ही स्टार्ट होगा सेशन ना, तो उसमें पहला भाषण भी देता है प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है, पहला भाषण भी देता है। फिर मानिए कि अगर उस सेशन को मतलब पार्लियामेंट डिजॉल्व करना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए किसी सरकार के पास जो है ना, मतलब लोकसभा राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं है, तो बहुमत नहीं है ना, तो उसको प्रेसिडेंट डिजॉल्व भी कर सकते हैं कि तुम्हारे पास तो वोट रहा नहीं बहुमत, इसीलिए जो है ना उसको क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। डिजॉल्व करने का पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ये सभी सेंटेंस सही था कि किसी सेशन को बुलाता भी प्रेसिडेंट है, जब सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें पहला अपना भाषण भी देते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं है फिर भी वो सरकार चला रहा है। ठीक है, बहुमत नहीं है, दैट मीन्स कि जो हमारा 543 लोकसभा में सीट है, अगर 543 के आधा से ज़्यादा अगर मानिए बीजेपी के पास सरकार नहीं है, अपना MP नहीं है, तो क्या होगा, उसको डिजॉल्व कर देगा। मतलब कि पार्लियामेंट को डिजॉल्व करने का पावर भी किसके पास होता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास का होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने वो जो है 12 MP को राज्यसभा में क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो ये भी पावर सही है। तो इसका मतलब हमारा 1, 2 एंड 3 ये तीनों तो सही हो गया कि ये 12 MP भी राज्यसभा में, मैंने आपको बताया था 12 MP को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है लिखा हुआ कि ही एड्रेस द हाउसेज jointly या separately at the commencement of first session of every year and the first session of new government। ये क्या होता है कि मानिए कि कोई सेशन, हमारे साल के पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स बजट सेशन। पहला सेशन क्या होता है? तो हमारा बजट सेशन होता है। तो मानिए बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अब बजट सेशन को जब स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहला भाषण कौन देगा? हमारे प्रेसिडेंट देगा। प्रेसिडेंट जो है हमारा पहला भाषण देगा। अब रहा कि सर दोनों हाउसेज को देना पड़ेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को देना पड़ेगा बजट सेशन में, तो उससे अच्छा है कि सर दोनों को बुला लीजिए, दोनों को बुला करके एक साथ दे दीजिए। तो या तो ज्वाइंटली भी दे सकते हैं, नहीं तो अलग अलग दोनों हाउसेज में जा करके वहाँ पे अपना भाषण दे देते हैं, साथ ही सरकार का काम ताम भी बता देते हैं कि सरकार ने पिछले साल ये सब काम किया, ये सब किया, हम लोग को आगे क्या सब करना है, थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं MP सबको। ठीक है, तो ये काम भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी उनके लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। या फिर मानिए कोई सरकार बना,
कोई सरकार माना, बट जैसे अभी मानिए इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के बाद एक सरकार बनेगा, तो उस सरकार का जो पहला सेशन होगा ना, तो उसमें भी प्रेसिडेंट भाषण देगा। मानिए वो पहला सेशन जो भी हो, समर सेशन, विंटर हो या जो भी हो, जैसे अभी होगा तो समर सेशन ही होगा, तो उस सेशन का पहला भाषण भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे और सबको मोटिवेट करेंगे, एमपी सबको, ठीक है। तो ये भी सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट कर रहा है कि ही प्रेजेंट, लिखा है कि ही प्रेजेंट द सर्टेन रिपोर्ट। हमारे देश के कुछ कुछ रिपोर्ट होते हैं जो प्रेसिडेंट जो है ना हमारे पार्लियामेंट में रखता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कैग का रिपोर्ट, यूपीएससी का रिपोर्ट, फाइनेंशियल कमीशन का रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, ओबीसी, ये तीनों का कमीशन है, हमारे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इस सभी का रिपोर्ट जो है ना हमारे पार्लियामेंट में कौन रखते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखते हैं। ये जो 6 लिखा हुआ है, लिखा है कि प्रोवाइड द रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टेन बिल लाइक मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल अंडर आर्टिकल 3। मतलब कुछ बिल ऐसे होते हैं ना जिसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब उसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले उसका परमिशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से कि सर इस बिल को लाएं कि नहीं लाएं। मतलब लाने के लिए, देखिए वैसे सब बिल में क्या होता था, प्रेसिडेंट का लास्ट में साइन होता था, लेकिन ये ऐसा बिल है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है पहले ही प्रेसिडेंट से। तो ये कौन सा बिल होता है, तो देखिए एक बिल होता है मनी बिल। मनी बिल, ये मनी बिल जो है ना ये इंपॉर्टेंट होता है। मनी बिल ये हमारे मनी से रिलेटेड आता है, फाइनेंस से रिलेटेड आता है। इस बिल जो होता है ना, इस बिल को लाने सबसे पहले तो ये भी याद रखिए कि ये सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले ओनली जो है फर्स्ट, इसे राज्यसभा में पहली बार नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट का साइन होगा, इसको ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मनी बिल जो होता है ना, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ता है मनी बिल से। इसी तरह फाइनेंशियल बिल भी जो होता है ना, फाइनेंशियल बिल 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह में जो पहला तरह का जो बिल होता है ना, इसमें भी प्रेसिडेंट का सेंटर शुरू में परमिशन लेना पड़ता है इस बिल को इंट्रोड्यूस करे कि नहीं करे, ठीक है। तो कुछ केसेस में प्रेसिडेंट का क्या होता है, शुरू में भी रिकमेंडेशन जरूरी होता है कि इस बिल को लाना है कि नहीं लाना है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर और प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में ये सभी आते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 12 एमपी को नॉमिनेट राज्यसभा में कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। जो सेशन को बुलाता है वो पावर कौन बुलाता है, तो ऑप्शन दे देगा कि स्पीकर बुलाता है, या राष्ट्रपति बुलाता है, या उपराष्ट्रपति बुलाता है। तो सेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। डिजॉल्व कौन करता है, हमारे पार्लियामेंट को डिजॉल्व करने का पावर किसके पास होता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। जब भी कोई नया सरकार बनेगा उसका पहला सेशन को पहला सेशन का जो फर्स्ट लेक्चर होगा, भाषण होगा, कौन देगा, तो प्रेसिडेंट देगा, ठीक है। कोई रिपोर्ट है जैसे यूपीएससी रिपोर्ट, फाइनेंशियल कमीशन का रिपोर्ट, कैग का रिपोर्ट, एसटी ओबीसी कमीशन सबका रिपोर्ट, सब ये जो है रिपोर्ट सबको पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मनी बिल के लिए मनी बिल को इंट्रोडक्शन के लिए लोकसभा में इंट्रोडक्शन के लिए परमिशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से। सभी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर हम लोग ने देख लिया। फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है फाइनेंशियल पावर के बारे में बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। तो कह रहा है कि ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, जो हमारे आर्टिकल 280 में आई थिंक डिस्कस किया गया है, 280 आर्टिकल में, तो फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, इसको हर एक 5-5 साल में क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट जो है इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। लास्ट जो फाइनेंस कमीशन था वो 15th फाइनेंस कमीशन था, अभी जो है 16th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है। तो हर एक 5 साल पे फाइनेंस कमीशन नियुक्त किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है वो होता है कि जो हमारे टैक्स कलेक्शन होता है उसको किस तरह से हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना है, ठीक है। और भी बहुत तरह के काम होते हैं जो फाइनेंस कमीशन जब मैं बताऊँगा उसमें बताऊँगा। तो फाइनेंस कमीशन को नियुक्त करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं हर एक 5 साल पे। करेक्ट, हिच रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि कोई भी मनी बिल रहेगा उस मनी बिल में रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, तो ओनली पहले लोकसभा में होता है। पहले लोकसभा इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। ऐसा नहीं कि आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पहले और फिर लोकसभा में, ऐसा नहीं। और पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा। कह रहा है कि कोई ग्रांट देना है, किसी स्टेट सबको ग्रांट देना होता है। मानिए कोई आपदा आ गया तो डिमांड फॉर ग्रांट्स देना है किसी स्टेट को, उसमें भी प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है कि सर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स देना है, इस स्टेट सबको कुछ कुछ रुपया देना है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का जरूरत होता है। मनी बिल कैन भी, अभी भी देखिए मनी बिल कैन भी कह रहा है कि रिलीज करना है मनी बिल को। मनी बिल जो होता है मनी से रिलेटेड होता है। अब हमारे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड से कुछ रुपया निकालना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का भी सेंशन होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट का परमिशन होना चाहिए। ये चारों जो है ना हमारे प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर है, तो ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हिच आर्टिकल स्टेट दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। देखिए इसके बारे में तो मैंने डिस्कस कर दिया ना कि हमारे आर्टिकल 74 है ऐसा। हमारे आर्टिकल 74 बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। क्या होगा हमारे देश में, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा। क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा।
अब देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सर एडवाइस है, लेकिन ये जो एडवाइस नहीं है, ये एडवाइस जो है ये ऑर्डर है एक तरह से, ठीक है? क्योंकि ये ऑर्डर की तरह ही काम करता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलता है वही प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, कि नहीं आया समझ में? ओके सर, ऐसा क्या मतलब? प्रेसिडेंट तो अपने मन से भी कुछ करता है, आपने बताया है, तो यस कुछ कुछ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर काम जो है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही करता है। इसी के बारे में बात कौन करता है? तो हमारा आर्टिकल 74 बात करता है। आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब मैंने बता दिया। अगर सेंटर के केस में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी मंत्री सब है वो सब जो हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है? तो ये इन्हीं के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है? अब रहा कि सर इनका एडवाइस है या ऑर्डर है, ये बताइए। देखिए भाई, क्या होता है ना, कि एक हमारा 2 अमेंडमेंट है, याद रखिए। इंदिरा गांधी के समय में एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है? 42nd अमेंडमेंट। इस केस में इंदिरा गांधी ने क्या किया? इस केस में इंदिरा गांधी ने क्या किया? प्रेसिडेंट को बोला कि भाई देख, मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, दैट मीन्स इंदिरा गांधी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है। तो इंदिरा गांधी ने बोला, 42वां अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी ने कानून एक पास किया, 42वां अमेंडमेंट 1976। इसमें कहा कि जो प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बोलेगा ना वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का सरकार गिर जाता है आफ्टर इमरजेंसी। उसके बाद 1978 में एक और अमेंडमेंट होता है जिसको हम लोग 44th अमेंडमेंट बोलते हैं। कौन सा अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट। ये जो है इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद होता है ये बिल पास। और इस बिल में बोला जाता है कि देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, ये प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देगा, और वो ज़रूरी नहीं है करना। पहली बार जो है ना, प्रेसिडेंट उसको विचार के लिए रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन दूसरी बार जब भेजेगा ना, फिर दोबारा भेजेगा ना, तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो मतलब जो 44वां अमेंडमेंट है उसमें क्या किया गया? ये आर्टिकल 74 में एक चीज़ लिखा गया कि फर्स्ट टाइम जो है प्रेसिडेंट उसे रिटर्न कर सकते हैं विचार करने के लिए, लेकिन सेकेंड टाइम जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है तब करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा किया गया 44 में। और 42nd में क्या किया था इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने बोला था भाई देख, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेगा वो तुमको करना पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट को पपेट की तरह बना दिया था इंदिरा गांधी ने। अब थोड़ा 44वां अमेंडमेंट में जब इंदिरा गांधी का सरकार गिरता है, तब जाकर उनको थोड़ा सा पावर मिलता है प्रेसिडेंट को, कि एक बार विचार करने के लिए भेज सकता है एक बार, ठीक है? लेकिन दूसरी बार नहीं, दूसरी बार में करना ही पड़ेगा साइन, ठीक है? तो अभी भी हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास उतना पावर तो नहीं ही होता है, ठीक है? तो ये आर्टिकल 74 ही बोलता है। आर्टिकल 74 ही हम लोग को बताता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या होगा, इनको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? अब रहा कि सर ये थोड़ा और बताइए कि आर्टिकल 72 किसके बारे में? तो देखिए, आर्टिकल 72 जो है ना, ये डिस्कस करता है क्षमा करने की पावर। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है, ठीक है? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, पार्डनिंग के बारे में। तो आर्टिकल 72 अबाउट द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, क्षमा करने का पावर। किसी ने मानिए पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट मिला है, किसी ने क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिला, तो आप देखे होंगे कि हमेशा जो है एक क्षमा याचना जो है प्रेसिडेंट को भेजा जाता है कि सर इसे माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया था इसको, ठीक है, क्राइम कर दिया था। तो क्षमा याचना के बारे में आर्टिकल 72 डिस्कस करता है, ठीक है? आर्टिकल 78 क्या बोलता है? देखिए, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट का पावर मैं बताता हूँ। आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर को बुला सकता है, प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई बताओ तुम देश कैसे चला रहे हो, ठीक है, देश में क्या सब कर रहे हो तुम, ठीक है, ये पूछने का पावर। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है ना, ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर को बुला करके उससे पूछ सकता है कि हमारे देश के अफेयर के बारे में बताओ, लेजिस्लेशन के बारे में बताओ, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा प्रेसिडेंट को पूछ सकता है कि हमारे देश का सब कुछ चल रहा है सही से। क्योंकि सर ऐसा क्यों करता है? देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना, एक्सिक्यूटिव हेड है हमारे देश का, एक्सिक्यूटिव हेड है, मतलब कि कैसे देश चल रहा है। एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है ना जो कानून को पालन करवाता है, तो एक्सिक्यूटिव हेड है ना, तो इसीलिए उसको पता रहना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होता है, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर से बुला बुला के पूछता है कि देश सही से चल रहा है कि नहीं, देश में क्या चल रहा है, ये सब बताते रहो। तो ये प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी भी होता है और प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी होता है, हमको आकर के बताना है तुमको। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है इसके बारे में बताना, एंड आल्सो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के बारे में बताना कि हम लोग क्या सब और कानून बनाने वाले हैं, क्या सब करने वाले हैं। आर्टिकल 78 बोलता है। अब कहोगे आर्टिकल 85 क्या बोलता है? देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि हमारे हमारा जो होता है क्या सेशन होता है, मतलब पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन। इसको बजट सेशन बोलते हैं, इसको समर सेशन बोलते हैं, इसको हम लोग विंटर सेशन बोलते हैं। ये साल के शुरू में होता है बजट सेशन फरवरी में, फिर हम लोग को मई के लगभग में समर सेशन दिखने को मिलता है और विंटर सेशन हम लोग को अक्टूबर के लगभग में दिखने को मिलता है। ये तीनों सेशन पार्लियामेंट, इसी तीनों सेशन में हमारे देश का कानून बनता है। पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा बैठ करके कानून बनाता है। अब रहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा, 85 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा कि प्रेसिडेंट जो है ना,
ये ध्यान रखेगा तो कभी भी ये जो सेशन है ना, जितने सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, इसके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा का गैप हुआ तो प्रेसिडेंट जो है ना, इन लोग को पार्लियामेंट सबको बोलेगा कि भाई सेशन बुलाओ, जल्दी से तुम लोग आओ, सेशन करो, तुम देश का कानून बनाओ। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया है कि आप ध्यान रखते रहिए कि पार्लियामेंट का सेशन हमेशा चलते रहे, ठीक है, और पार्लियामेंट के सेशन में कभी भी 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो। ये आर्टिकल हमारा 85 बोलता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को, मैंने डीपली सब कुछ के बारे में बता दिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करे कि द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन सा पावर जो प्रेसिडेंट अपने मन से करता है। प्रेसिडेंट को इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऑर्डर या एडवाइस का जरूरत नहीं पड़ता है। एडवाइस है, मैं ऑर्डर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, इसीलिए ऑर्डर की तरह हो गया। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा पावर है जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब उसको अपने मन से करना है, उसमें किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर या मंत्री से पूछना नहीं है, ना ही उसका ऑर्डर को मानना है। तो कौन सा पावर बोल रहा है कि डिस्क्रिशनरी है। कह रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जब देश में चलता है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट, उस समय प्रेसिडेंट विल डिसाइड द डिसीजन या डिस्कशन इज नेसेसरी फॉर केयर टेकर गवर्नमेंट। देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैंने एक लेक्चर भी बनाया है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया है कि केयर टेकर ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, नेशनल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। तो उस लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमारे देश के कितने टाइप के गवर्नमेंट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि कौन सा पावर प्रेसिडेंट का अपने मन के अनुसार से है। तो देखिए क्या होता है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट हम लोग का किसको बोलते हैं, तो देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जब मानिए हमारे देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हमारे देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है तो दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो डिजॉल्व हो गया। अब देश को चलाएगा कौन। तो उस केसेज में क्या किया जाता है कि हमारे देश में कोई सरकार नहीं है, उस केसेस में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके सभी मंत्री होते हैं जो प्रेसिडेंट को सलाह देते रहते हैं ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन इस केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सलाह देगा ना उसकी जरूरत नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट सलाह देगा केयर टेकर गवर्नमेंट को, दैट मीन्स केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सलाह देगा कि देखो तुमको बस यही काम करना है, इससे आगे वाला काम मैं बताऊंगा कि क्या करना है कि नहीं करना है। मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है ना वही, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम है जो नेसेसरी है बस उसी को करने देता है, ठीक है। ड्यूरिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट विल डिसाइड विच, कौन सा काम जो है नेसेसरी है केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए। अभी देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर तो चूज करके नहीं बना है, उसको तो इसीलिए बनाया गया है ताकि वो थोड़ा दिन के लिए जब तक इलेक्शन होता है तब तक वो केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उस समय जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे काम करना है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कानून बनाना है, पास करना है बिल को, और कौन से पे नहीं काम करना है। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि उस समय जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम तुमको करना है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को करना है, कौन सा काम नहीं करना है। एक होता है हंग पार्लियामेंट, ठीक है। तो हंग पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो इन्वाइट करते हैं लीडर ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये भी सही है। आपको कि सर हंग पार्लियामेंट क्या होता है, देखिए हंग पार्लियामेंट होता है कि मानिए हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में कितने सीट हैं, तो हम लोग ने देखा 543, हमारी लोकसभा में जो है कितने एमपी बैठते हैं, 543 बैठते हैं। एक पार्टी को जीतने के लिए इसके आधा से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका आधा कितना होता है, तो 272-73 सीट मानिए साइड चाहिए होता है, 272-73 के लगभग, ठीक है। तो इतना सीट चाहिए एक पार्टी को जीतने के लिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर तभी बनेगा जब इतना सीट उसके पास रहेगा। मानिए कि बीजेपी अभी सरकार में है तो बीजेपी के पास 300 प्लस सीट है, तो अगर मानिए बीजेपी के पास अगर इससे कम रहता ना तो बीजेपी का सरकार गिर जाता, ठीक है। 272 से अगर कम एमपी होगा तो गिर जाएगा सरकार। अगर सरकार गिर गया ना तो अब सरकार के पास तो मेजोरिटी रहा नहीं जो सरकार चलाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि जब किसी सरकार के पास जो चला रही थी रनिंग गवर्नमेंट था उसके पास सरकार अगर गिर जाती है क्योंकि उसके पास अब मेजोरिटी रहा नहीं, तो उस समय हमारा पार्लियामेंट कैसा हो जाता है, तो हंग पार्लियामेंट हो जाता है। कौन सा पार्लियामेंट, तो हंग पार्लियामेंट हो जाता है। अब इस केसेज में हंग पार्लियामेंट के केसेज में प्रेसिडेंट बुलाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टी सबके लीडर को, कहेगा कि भाई देख तुम कोशिश करो कि तुम्हारा सरकार बन जाए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बुला रहा है पार्टी सबको कि तुम देखो कहीं तुम्हारा गवर्नमेंट बन जाए, मतलब प्रेसिडेंट कोशिश करता है कि हमारे देश में एक सरकार तुरंत बन जाए। जब किसी पार्टी का सरकार गिर जाता है प्रेसिडेंट कोशिश करता है सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके कि आप देखिए कहीं आपका बन जाए। मतलब अब आगे कैसे बनेगा जब पॉलिटिकल पार्टी का जो अभी देखिए कि अगर मानिए किसी का सरकार गिरा है तो इसका मतलब उसका एमपी किसी दूसरे पार्टी में चला गया, तो अब दूसरे पार्टी जिसमें गया उसको तो प्रेसिडेंट बुला सकता है ना कि देखो कहीं तुम्हारा मेजोरिटी अब हो गया हो। इस तरह से हंग पार्लियामेंट इस केसेज में पॉलिटिकल पार्टी सबको बुला करके उसको सरकार बनाने के बोलता है, जिसको बोलेगा उसको भी फिर वही 272 से ज़्यादा सीट लाना पड़ेगा, 272 लाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 78 सेट दैट से कहता है
कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द अफेयर ऑफ द अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते रहना है। कह रहा है कि क्या ये सही है क्या? हमारा आर्टिकल 78 ऐसा बोलता है कि 78 ऐसा बोलता है कि इट इज़ ऑफ ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए ऐसा नहीं बोलता है, हमारा आर्टिकल 85 ऐसा बोलता था, हमारा आर्टिकल आर्टिकल 78 ही बोलता था, ठीक है। 85 तो बोलता था सेशन के बीच में, तो आर्टिकल 78 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी होगा कि अफेयर सब के बारे में प्रेसिडेंट को बताते रहेगा। तो ये भी करेक्ट है। कह रहा है कि व्हेन द गैप बिटवीन द टू सेशन इज मोर देन, ये हमारा आर्टिकल 85 है, ठीक है। कह रहा है कि जब 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो जाए 2 सेशन के बीच में तो प्रेसिडेंट सेशन को बुलाता है। तो यस, ये भी सही है। तो मतलब इसका मतलब सभी आंसर इसका सही है। डिस्क्रिशनरी, ये सब डिस्क्रिशनरी पावर था प्रेसिडेंट, ये सब अपने प्रेसिडेंट अपने मन से काम करता है इस सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट द पार्डन। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है वो किसी को क्षमा कर सकता है। क्या करता है प्रेसिडेंट? किसी को क्षमा कर सकता है, ग्रांट द पार्डन। पार्डनिंग पावर मैंने आर्टिकल 72 में बताया। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर आता कहाँ से है? प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की पावर आर्टिकल 78 देता है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्राइव। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि प्रेसिडेंट के पास जो क्षमा करने की पावर है ना, वो टोटल 5 तरह के हैं। कौन कौन से हैं सर? 5 तरह के, ठीक है। तो पहला पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, वो होता है पार्डन। क्या करना? पार्डन करना। तो देखिए पहला पावर क्या है? पार्डन, ये यहाँ लिखा हुआ है पार्डन। दूसरा पावर है रिप्राइव करना। तीसरा पावर है डिस्पाइट करना। चौथा पावर है रेमिशन करना। और 5वां पावर है कॉम्यूटेशन करना। तो ये इतने पावर है क्षमा करने का। अभी देखिए क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पूरे क्षमा कर देना, ठीक है। क्षमा का मतलब अलग अलग तरीका का होता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास ये 5 तरह से किसी के सजा को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, या पूरे भी क्षमा कर सकते हैं। ये 5 पावर में पूछा गया है कि बताइए इसमें से रिप्राइव का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए पार्डन का मीनिंग होता है किसी को कंप्लीटली उसके ऑफेंस से मुक्त कर देना। तो ये हमारा पार्डन का डिफिनेशन हो गया। किसी को, किसी भी पर्सन को उसके क्षमा से पूरे मुक्ति मिल जाए तो उसे हम लोग पार्डन बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस किसका था डिफिनेशन? तो पार्डन का, कंप्लीटली एब्जॉल्व फ्रॉम द ऑफेंस। ऑफेंस से अगर पूरे मुक्ति मिल गया तो पार्डनिंग। रिप्राइव किसको बोलते हैं? रिप्राइव में क्या करता है, जो उसको सजा मिला था ना उस पर थोड़ा दिन के लिए स्टे लगा देता है प्रेसिडेंट, ठीक है, टेम्पोररी पीरियड के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन भी यही पूछा था कि रिप्राइव का मतलब क्या होता है। तो रिप्राइव का मतलब होता है स्टे ऑन द एक्सक्यूजन ऑफ द सेंटेंसेस फॉर टेम्पोररी पीरियड। टेम्पोररी पीरियड के लिए उसको जो सजा मिला था ना उसको क्या कर दिया उन्होंने? रोक दिया, उस पर रोक दिया कि इस पर थोड़ा और जांच करने की जरूरत है, इस वजह से उन्होंने रोक दिया। नेक्स्ट है कि रिस्पाइट सर किसको बोलते हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन हम लोग सब समझते हैं कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को क्या सब अधिकार मिला है। तो प्रेसिडेंट को ये 5 तरह से सजा को माफ़ करने का अधिकार मिला है। पहला पार्डनिंग मिला है जिसमें कंप्लीटली किसी की सजा को माफ़ कर सकता है। दूसरा रिप्राइव मिला है जिसमें क्या कर सकता है, उसके सजा पे रोक लगा सकता है कुछ देर के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि लेजर पनिशमेंट को थोड़ा कम कर सकता है ऑन स्पेशल ग्राउंड। किसी पर्सन ने, मानिए कि कोई महिला है वो मतलब प्रेग्नेंट है, तब उस केसेज में जो है ना, अगर उसने याचिका की दिया है प्रेसिडेंट के पास कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, तो प्रेसिडेंट जो है ना स्पेशल ग्राउंड सबको देख करके, जैसे मानिए कोई प्रेग्नेंट है, कोई डिसेबल्ड है, इस सब केसेस को देख के प्रेसिडेंट उनके पनिश को क्या कर सकता है, थोड़ा सा कम कर सकता है, लेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब किया? तो स्पेशल ग्राउंड पे। ये कौन सा था सर हमारा? तो ये रिस्पाइट था। ये क्या था हमारा? रिस्पाइट। रिस्पाइट में ऐसा किया जाता है। रिस्पाइट में क्या किया जाता है? उसके पनिश को थोड़ा कम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ग्राउंड। रेमिशन में क्या किया जाता है? देखिए रेमिशन में क्या किया जाता है, इसमें भी पनिशमेंट को थोड़ा लेस किया जाता है, लेकिन चेंज नेचर जो पनिशमेंट का था ना उसको वैसे ही रहने देता है। जैसे एग्जाम्पल को हो गया सर, इसका मतलब क्या हुआ? लेसर पनिशमेंट विदाउट द चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। मानिए किसी को उम्र कैद की सजा मिला है, मतलब कि उसको जेल में रहना था, ठीक है, तो ये उसका नेचर था। तो उस नेचर को थोड़ा कम कर देगा। अब कहेगा कि नहीं तुम जीवन भर नहीं रह करके 20 साल रहोगे, मतलब जेल में अभी भी रहना है। लेकिन क्या हुआ कि पनिशमेंट, लाइफ पनिशमेंट को बदल दिया, थोड़ा कम कर दिया कि 20 साल रहना है। तो विदाउट द चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, मतलब जेल में तो रहना ही है लेकिन उसके पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दिया, नेचर को चेंज किए बिना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए किसी को फांसी मिला था, उसके फांसी को बदल करके, उस फांसी के बदल करके अगर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देते ना, लाइफ, तो ये हुआ कि नेचर को ही चेंज कर देना, फांसी को आप लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो ये हमारा लास्ट होता है, चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट विथ लाइटर पनिशमेंट। तो ये हमारा बोलता है हमारा कौन सा? कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन बोलता है कि किसी के पनिशमेंट के नेचर को बदल देना, मतलब कि उसको फांसी मिला था उसके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया। तो जब नेचर को बदलते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन, और जब बिना नेचर के बदले उसके सजा में थोड़ा कम करते हैं तो रेमिशन बोलते हैं। फिर से मैं लास्ट बार बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के अंदर 5 तरह से माफ़ करने का पावर मिला है। पहला पावर होता है पार्डन, मतलब कंप्लीटली एब्जॉल्व फ्रॉम द ऑफेंस।
दूसरा होता है रिप्राइव। रिप्राइव में कुछ देर के लिए उनके सज़ा पे रोक लग जाती है, कि कुछ देर के लिए, कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी की सज़ा में थोड़ा सा लगता है कि ग्राउंड लेवल फिर से जांच करने की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट थोड़ा देर के लिए उसे रोक देते हैं, उसके सज़ा को रोक देते हैं। रिस्पाइट में क्या किया जाता है, तो रिस्पाइट में किया जाता है लेसर पनिशमेंट और स्पेशल। कोई प्रेग्नेंट है, कोई डिसेबल है, तो उनकी सज़ा को थोड़ा कम कर देता है स्पेशल ग्राउंड को देखते हुए। रेमिशन में क्या करता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है उसके सज़ा को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट को नहीं बदलता है। नेचर था जेल में बंद होने का, तो जेल में बंद ही रहेगा, लेकिन 25 साल का था तो उसको 15 साल कर दिया, तो ये नेचर को चेंज किए बिना। और कॉम्यूटेशन में क्या होता है, उसके नेचर को चेंज करके कम करना, मतलब उसके सज़ा को, मानिए कि उसको फांसी मिला था तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया, मतलब नेचर चेंज हो गया लेकिन अब सज़ा थोड़ा कम हो गया, ठीक है, तो इसको बोलता है कम्यूटेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूछा था रिप्राइव का मीनिंग। रिप्राइव का मतलब होता है किसी की सज़ा को थोड़ी देर के लिए रोक लगा देना प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 161 ये गवर्नर को पावर देता है माफ़ करने का। किसी के सज़ा को माफ़ करने का पावर गवर्नर के पास भी होता है। जैसे प्रेसिडेंट हमारे सेंटर में होते हैं, उसी तरह हमारे स्टेट में गवर्नर होते हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह मिलता जुलता होता है। आर्टिकल 155 जो है गवर्नर के बारे में बताता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। देखिए, एक गवर्नर के पास पावर होता है माफ़ करने का, वो पावर होता है 161। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर कैन आल्सो गिव द पार्डन। गवर्नर के पास भी माफ़ करने का पावर होता है, लेकिन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ही कैन नॉट। कह रहा है कि कौन सा इसमें से चीज़ है जो गवर्नर नहीं कर सकता है, वो केवल प्रेसिडेंट ही कर सकता था। किसी के डेथ सेंटेंस को माफ़ करने का पावर गवर्नर के पास नहीं होता है, ओनली प्रेसिडेंट के पास होता है। किसी के डेथ को चेंज कर देगा या डेथ को हटा देगा, माफ़ कर देगा। किसी को सेंटेंस अवॉर्डेड बाय लिखा है मार्शियल कोर्ट, तो मार्शियल कोर्ट में मानिए कि किसी मिलिट्री वाले कोर्ट ने जो है इसको सजा दिया है, तो उसके सजा को भी माफ़ करने का पावर जो है गवर्नर के पास नहीं होता है, ये भी प्रेसिडेंट के पास भी होता है। तो ये दोनों पावर गवर्नर के पास नहीं होता है। किसी के सजा को, डेथ सेंटेंस को माफ़ कर देना गवर्नर के पास नहीं होता है, या फिर कोई मिलिट्री कोर्ट सब ने उसके सजा दिया है ना, तो उसको भी माफ़ करने का पावर जो है गवर्नर के पास नहीं होता है। तो इसका आंसर टू बोथ 1 और 2 होगा। मतलब गवर्नर के पास ये दो पावर नहीं होते हैं। गवर्नर जो है ये दो चीज़ को माफ़ नहीं कर सकते, किसी के डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते हैं, या फिर मार्शियल कोर्ट के द्वारा अगर किसी को सजा हुआ है ना, तो उसको भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दो जो है ही कैन नॉट, गवर्नर किसी को इस दोनों चीज़ में माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन गवर्नर के पास 161 आर्टिकल में बोला गया है किसी के 15 साल की सजा है तो उसको थोड़ा 10 साल कर दो, किसी को पूरे जीवन का सजा है तो उसको 25 साल कर दो, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो काम नहीं कर सकते। किसी के फांसी की सज़ा को केवल प्रेसिडेंट ही माफ़ कर सकते हैं, और जो मार्शियल कोर्ट है इसके द्वारा भी जो सज़ा मिली है उसको भी प्रेसिडेंट ही कुछ कर सकते हैं चेंज, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर के बारे में बताइए कौन सा करेक्ट है। कह रहा है कि ही हैज़ वीटो पावर। तो यस, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होते हैं 3 तरह के, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। कह रहा है डिस्क्रिशनरी भी होते हैं और ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। यस, जो हमारा एब्सोल्यूट वीटो होता है वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और जो सस्पेंसिव और पॉकेट होता है वो होता है अपने मन से, डिस्क्रिशनरी होता है। तो मतलब ये सही है ना। पावर के बारे में पूछा है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा सही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होता है, एब्सोल्यूट वीटो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं, और ये दो जो है पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो अपने मन से करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होते हैं, तो यस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ठीक है, तो ये भी सही है। लेजिस्लेटिव पावर होते हैं जैसे बिल को असेंट करना, सभी बिल पे साइन करना, सेशन को बुलाना, रिपोर्ट सबको पार्लियामेंट में रखना, ये भी पावर होते हैं। डिप्लोमेटिक पावर होते हैं क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास? यस, आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी दूसरे कंट्री से ट्रीटी करते हैं ना, तो आपको क्या लग रहा है कि हमने मानिए फ्रांस से कोई ट्रीटी किया, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में मानिए कोई ट्रीटी हुआ, इंडिया और फ्रेंच के बीच में हमको कोई ट्रीटी हुआ, तो इस दोनों ट्रीटी पे साइन जो जा रहा है किसके नाम से जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहा है कि नहीं भाई? जो भी हम लोग किसी दूसरे देश से ट्रीटी करते हैं ना, तो उसमें प्रेसिडेंट के नाम से और प्रेसिडेंट का साइन होता है, मतलब कि डिप्लोमेटिक पावर भी होता है प्रेसिडेंट का। मतलब जितने भी ट्रीटी हमारे किसी देश से होता है ना, तो प्रेसिडेंट के साइन से होता है। प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर होते हैं क्या सर? यस, मिलिट्री का तो है ही होता है, मिलिट्री पावर आर्म के मैंने बताया कि सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो ये भी सेंटेंस सही है, सब सेंटेंस सही है। आगे कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल एक्सरसाइज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब क्या हुआ कि आप बताइए कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे या जितने भी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, सबको अपॉइंटमेंट किसने किया है? तो प्रेसिडेंट ही ने तो किया है, ठीक है।
तो इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होते हैं, ये जो है किसी को हटाते भी है, रिमूव भी करते हैं, ठीक है, तो ये भी पावर होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है फाइनेंशियल पावर भी होते हैं क्या, तो यस फाइनेंशियल पावर भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मनी बिल के केस में उनसे परमिशन लिया जाता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ रुपया निकालना है तो उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना भी है। तो ये सब जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर है, ये सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर है। तो ये सभी का सभी सेंटेंस जो है करेक्ट है, इसमें से कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच आर्टिकल सेज दैट देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है। तो हमने क्या देखा था कि हमारा आर्टिकल 52 से लेके 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। अब ना नेक्स्ट याद रखिए कि 63 से लेके 73 तक ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करता है। इसमें से कुछ कुछ जो है प्रेसिडेंट भी है, तो इसीलिए ऐसा तो कम्प्लीटली नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग 63 से 73, लेकिन हाँ लोग यह ऐसे ही याद रखते हैं कि 52 से 62 प्रेसिडेंट और 63 से लेकर के 73 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 63, क्योंकि हम लोग ने प्रेसिडेंट को खाली किया था 62 में कि सीट कैसे वैकेट होगा, उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, और 63 में अब कह रहा है हम लोग कि प्रेसिडेंट जो है एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा हमारे देश में, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारे देश में। ये हमारा कौन सा बोल रहा है, तो हमारा ये आर्टिकल 63 बोल रहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट था, तो सेकंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट था वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया था, तो वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया होगा। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। यूएसए में हमारी तरह का वाइस प्रेसिडेंट होता है, बस एक अंतर है हमारे और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में, एक चीज़ अंतर ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे कब बैठते हैं, जब प्रेसिडेंट का कुर्सी खाली हो जाता है तो 6 महीने के लिए बैठ सकते हैं। 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन करा के फिर से प्रेसिडेंट को लाना है। लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, अगर प्रेसिडेंट का कुर्सी खाली है ना तो वो कब तक बैठा रह सकता है, तो वहाँ 6 महीने का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ उस प्रेसिडेंट, जिस प्रेसिडेंट ने खाली किया है, उस प्रेसिडेंट का जितना भी रिमेनिंग टर्म बचा हुआ था ना, उस सभी टर्म में, जैसे मानिए कि कोई प्रेसिडेंट था वो रिजाइन दे दिया अपने सीट से, तब उसी पार्टी का दूसरा जो लीडर है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट जो था वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जितना उनका टर्म बचा हुआ था, मानिए 2 साल उन्होंने किया था और 2 साल और बचा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएसए में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए होता है, हमारे देश में 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 4 साल के लिए होते हैं। तो मानिए कि जो बाइडेन 2 साल किया, और जो बाइडेन के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जो प्रेसिडेंट बन गया, तो वो अब 2 साल काम करेगा, जो बाइडेन हट गया, ठीक है। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट वहाँ रिमेनिंग टर्म के लिए होता है, टोटल टर्म जितना बचा हुआ था उसके प्रेसिडेंट का, लेकिन हमारे देश में केवल 6 महीने के लिए होता है, ठीक है। ये अंतर है यूएसए और हमारे वाइस प्रेसिडेंट में। लेकिन हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए के संविधान से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है क्या करेगा, क्या काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए के संविधान से लिया है। आर्टिकल हमारा 63 से लेके 73 जो है हमारे पार्ट 5 में भी आते हैं। मैंने पूरा बता दिया कि पार्ट 5 में जो है ना हमारे पूरे यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा की गई है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में पहले प्रेसिडेंट आया, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को देख रहे हैं। तो ये भी हमारे पार्ट 5 में भी आते हैं, ठीक है, चैप्टर 1 में ही आते हैं ये दोनों का दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि हमारे आर्टिकल के 66 में डिस्कस किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा, वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या होगा, इलेक्शन होगा, लेकिन इसमें कौन भाग लेगा। तो देखिए प्रेसिडेंट में कौन भाग लेगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो वाइस प्रेसिडेंट में कौन भाग लेगा, देखिए वाइस प्रेसिडेंट में केवल 2 लोग भाग लेते हैं, एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का जो एमपी है, देखिए यहाँ मैं कोई इलेक्टेड का नहीं लगा रहा हूँ, मैं जितने भी एमपी हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, ये दोनों का दोनों जो है भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। इसका आंसर 4 होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। जो हमारे आर्टिकल 66 में लिखा गया है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, तो वो होगा एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए केवल कौन चाहिए, एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, इस दोनों के एमपी ही वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। कोई स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता है, ना ही यूटी का कोई नहीं आता है, ठीक है, केवल लोकसभा एंड राज्यसभा का एमपी वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है ये इलेक्शन को, ठीक है। अब इलेक्शन होता कैसे है, तो वही जैसे प्रेसिडेंट का होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है, और 50% से जिसको ज़्यादा आ जाता है वोट उसको कोटा कहा जाता है। वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि हर एक आदमी के वोट का वैल्यू होता है था, मतलब कि एमएलए के वोट का भी वैल्यू होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में, और एमपी के भी वोट का वैल्यू होता था। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे देखिए लोकसभा, यहाँ पे तो लोकसभा और राज्यसभा का एमपी है ना, दोनों का दोनों एमपी ही है।
इसीलिए यहाँ पे दोनों लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे ना, चुनाव में भाग लेंगे, इस दोनों का वोट वैल्यू एक काउंट किया जाता है, एक एमपी का एक एमपी का है। और जिसको भी 50% से ज़्यादा, मतलब कि हमारे लोकसभा में 543 सीट और राज्यसभा में हमारा कितना है, तो 245 सीट, इस दोनों को जोड़ करके जितना आधा है, अगर उससे ज़्यादा किसी को मिल जाता है वोट, ठीक है, उसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देते हैं। कि नहीं आया समझ में? ये 788 का जो आधा होता है, उससे ज़्यादा किसी को वोट मिल गया तो वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश का बन जाएंगे, ठीक है। और 50% को ही हम लोग कोटा बोलते हैं, ठीक है। सबका वोट वैल्यू एक ही होता है यहाँ पे कोई वोट वैल्यू को निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। क्या सब याद रखना है? ये याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले बोला कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, तो वो आर्टिकल 63 बोला। अब बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 66 में डिस्कस किया गया है। इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, तो लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी। चुनाव कैसे होता है, तो जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ 50% से ज़्यादा जिसको आता है उसको विनर घोषित किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोटा मिल गया उसको। 50% से को हम लोग कोटा बोलते हैं, तो कोटा से कोटा मिलना किसी को मतलब विनर कहलाना। यहाँ पे हर एक एमपी के वोट का वैल्यू एक ही होता है, वन होता है। ये हर एक एमपी के वोट वैल्यू एक होता है। यहाँ पे कोई वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला नहीं होता है जैसे राष्ट्रपति में होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू कॉन्टेस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के लिए आपको अगर खड़ा होना है तो एक पर्सन का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए वही जो राष्ट्रपति का होता था, सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल, लेकिन एक अंतर है, वहाँ बोलता था कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा के मेंबर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है राज्यसभा के मेंबर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए ये 3 चीज़ जरूरी होता है। साथ ही साथ चौथा चीज़ तो मैंडेटरी है कि उसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, चाहे वो स्टेट, यूनियन, लोकल बॉडी, कहीं पे भी वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर चारों आप सही मार दिए, ठीक है, चारों का चारों सही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फ़ायदा न ले रहा हो, ठीक है, कहीं से भी वो सरकारी नौकरी करके सैलरी नहीं लेना हो, ठीक है। और वही एक और याद रखिएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन सब चीज़ नहीं आता है, कहीं गवर्नर हो गया, गवर्नर का पोस्ट हो गया, प्रेसिडेंट का पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, मिनिस्टर सब का पोस्ट जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। आगे क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नॉमिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हम लोग ने देखा था ना कि राष्ट्रपति का नॉमिनेशन होता है, तो नॉमिनेशन जो बिल होता है इस पर साइन होता है किसी किसी का, तो यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट पे भी साइन होता है। तो कह रहा है कितने लोग का साइन होना चाहिए, एक आदमी को कॉन्टेस्ट करना है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसके लिए कितने लोग का साइन होना चाहिए, तो 20 लोग का साइन होना चाहिए। 20 लोग उसे साइन करके देगा उस बिल पे, और फिर 20 लोग उसे सेकेंडेड करेगा, मतलब उसको असिस्ट करेगा। तो टोटल 40 लोग को साइन होना चाहिए। वोटर का 40 लोग नहीं, याद रखिएगा वोटर, और वोटर कौन है, तो एमपी, जितने एमपी है लोकसभा राज्यसभा, मतलब किसी एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उसके 40 एमपी का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। क्योंकि 20% उसे प्रपोज करेगा और 20% उसे सेकेंड करेगा। तो इसका आंसर 2020 होगा। द नॉमिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड बाय 20 वोटर्स एंड सेकेंडेड बाय 20 वोटर। आ गया समझ में? तो ये हम लोग ने राष्ट्रपति में पढ़ा था, नहीं समझ में आया राष्ट्रपति वाले लेक्चर देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है। तो देखिए ये आपको आर्टिकल 69 में देखने को मिलेगा ओथ के बारे में। कैसे याद रखना है, तो देखिए ध्यान से, हमारा आर्टिकल 60 बोलता था ओथ के बारे में प्रेसिडेंट का, तो उसमें जीरो और ओथ हम लोग ने याद रखा था कि ओ की तरह ओथ दिखने में लगता है जीरो की तरह। तो 60 आर्टिकल प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में बात करता है, और 69 भी बात करता है किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट का। देखिए 9 में भी ऐसे जीरो होता है, 9 में भी जीरो है। इससे याद रखिएगा कि ओथ का जो है 69 वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है, और बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो शपथ होगा ना वो कौन कराएगा, तो ये कराएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको शपथ दिलवाएगा, और जो आदमी शपथ दिलाता है ना वही आदमी जो है, उसी आदमी को आप रिजाइन भी देते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस 5 ईयर बिफोर द सर्विस, मतलब 5 साल का होता है वाइस प्रेसिडेंट का सर्विस, कितने साल का होता है, 5 साल का, लेकिन 5 साल से पहले भी उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे देश में इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट से नीचे जितने भी लोग हैं उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट और रिमूवल में अंतर होता है। इम्पीचमेंट जो होता है केवल प्रेसिडेंट का होता है, और उसके बाद जितने भी लोग हैं सबका रिमूवल होता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं 5 साल पहले भी, 5 साल का सर्विस होता है उससे पहले भी रिमूव कर सकते हैं, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो। तो कह रहे हैं उसके लिए कौन सा मेजोरिटी का बिल पास करना पड़ेगा, उनके रिमूवल का जो बिल होगा
उसको सबसे पहले तो आप याद रखिए कि सबसे पहले उनके बिल को राज्यसभा से निकलना पड़ेगा, पहले उसको राज्यसभा से ही, ओनली पहले राज्यसभा में, और राज्यसभा में उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से, और फिर वो बिल जाएगा लोकसभा में, जहाँ लोकसभा अगर सहमति दे देता है, सहमति देना मतलब सिंपल मेजोरिटी, अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कर देता है तब जो है वाइस प्रेसिडेंट को आप हटा दीजिएगा अपनी कुर्सी से। लेकिन यहाँ भी याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को भी 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि सर आप खुद खाली कर दीजिए अगर आपको लगता है गलत है, अगर नहीं लगता है गलत तो है फिर हम लोग इस बिल को पास करते हैं, अगर सहमति बन गया तो आपको हटा देंगे, अगर नहीं बनेगा सहमति, नहीं पास होगा तो नहीं हटाएंगे। लेकिन 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, प्रेसिडेंट को भी दिया जाता था, वाइस प्रेसिडेंट को भी दिया जाता था। तो मतलब हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके पोस्ट से हटाने के लिए सबसे पहले उनका ये जो बिल है, रिमूवल बिल, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, राज्यसभा में उसके बिल को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना पड़ता है, और फिर लोकसभा उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करता है। इफेक्टिव मेजोरिटी किसको बोलते हैं और सिंपल मेजोरिटी किसको बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो है उसमें दिया गया है, ठीक है, उसको आप ध्यान से जाकर के पढ़िए, उसमें मैंने बताया कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब और इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु सर्व ऑल 3 ऑफिसेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक हमारा आर्टिकल 70 है, ठीक है, आर्टिकल 70 कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी, आगे लिखा हुआ है कि इट फर्दर स्टेट दैट कि पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कंट्री। मतलब कहा है कि कोई ऐसी बात जो इस चैप्टर में नहीं लिखा गया है, मतलब पार्ट 5 में नहीं लिखा गया, लेकिन मानिए कि एक ऐसा काम आ गया जिसमें वो हमको संविधान बनाना है पार्लियामेंट को, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ आ गया जिसमें संविधान बनाना है, तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट को कुछ और काम भी दे सकते हैं। आर्टिकल 70 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को कुछ और भी काम मिल सकता है, पार्लियामेंट उसे और भी काम दे सकता है अगर उनको ऐसा लगता है तो। और आगे ये काम होता क्या है सर, देखिए काम कुछ नहीं है, काम ये है कि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हमारा जैसे ये था प्रेसिडेंट का पोस्ट था और ये वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, मानिए प्रेसिडेंट जो है अपने सीट से रिमूव हो गए या फिर हट गए, तो मैंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इनके सीट पे आ जाए, मानिए वाइस प्रेसिडेंट भी हट गया तो अब तो दोनों पोस्ट खाली हो गया, तो अब क्या होगा। इस केसेज में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है कुर्सी पे बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी पे। अगर मानिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा वो बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पे, कि नहीं आया समझ में। तो कह रहा है ये क्वेश्चन उसी के बारे में था कि कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो प्रेसिडेंट का भी भूमिका निभाया है, वाइस प्रेसिडेंट का भी भूमिका निभाया है, और वो चीफ जस्टिस तो थे ही। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हमारे देश में, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट भी बन गए कुछ दिन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए कुछ दिन के लिए, क्योंकि दोनों सीट खाली हो गया था। मुझे याद है जाकिर हुसैन उस समय जो थे प्रेसिडेंट थे और अपने पोस्ट पे रहते हुए उनके डेथ हो गया, और फिर उनके सीट पे बीबी गिरी जी जो थे उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उनके सीट पे चले गए। लेकिन बेबी गिरी जी को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना था तो अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए, ठीक है, अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए और फिर जा करके वो इलेक्शन लड़ने लगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने लगे। अब ये दोनों पोस्ट खाली हो गया, तो उस समय इस आर्टिकल का जरूरत हुआ था, आर्टिकल 70 का, कि जब दोनों पोस्ट खाली होगा तब जो है हमारे देश के किसी एक लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेट करना पड़ेगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो बनेगा कौन, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो है सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या अगर वो भी नहीं है तो ऐसा देखा जाएगा और जो सीनियर मोस्ट जजेज होगा उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 70 बोलता था। देखिए वाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग ने टोटली कवर कर लिया, कैसे उसे रिमूव करना है, क्या करना है। लास्ट में देखिए मैंने आपको बताया कि 63 से लेकर के हमारे 73 तक जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया। एक बार देख लेते हैं। 63 आर्टिकल बोलता था कि देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 64 बोलता है वो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ना, वो वाइस प्रेसिडेंट वो हमारे राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। वो एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है हमारे देश में, ठीक है, बस उनका यही काम है कि राज्यसभा का वो चेयरमैन बने रहे। जिस तरह लोकसभा में स्पीकर होता है ना ओम बिरला जी, तो उसी तरह जगदीप धनखड़ जी कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा में स्पीकर का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में बोला, हमारे संविधान ने बोला कि 63 में बोला कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, और 64 में बोला कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि जब दो पोस्ट पे रहे, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट है और चेयरमैन का भी काम कर रहा है, इसीलिए उसे एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा गया है। आर्टिकल 65 बोलता है
कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली रहेगा, वैकेंसी रहेगा प्रेसिडेंट का, तो 6 महीने तक जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट का सीट खाली है। तो ये आर्टिकल 65 बोलता है। 66 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द, ये मैंने बता दिया आर्टिकल 66 के बारे में कि इसका इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन कैसे होगा तो मैंने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में केवल MP ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा काम करते हैं, ठीक है। और जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होते थे वैसे इनका भी चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है। वोट वैल्यू सबका एक होता है, 50% से ज़्यादा लाने वाले को विनर घोषित किया जाता है। आर्टिकल 67 बोलता है कि द वाइस प्रेसिडेंट शुड होल्ड ऑफिस 5 साल के लिए। मतलब टर्म ऑफिस के बारे में आर्टिकल 67 बात करता है कि कितने साल के लिए रहेगा। अपॉइंटमेंट से लेके 5 साल तक वो अपनी कुर्सी पे रहेंगे। और रिजाइन किसको देंगे? जो इनको शपथ दिलाया है, प्रेसिडेंट ने शपथ दिलाया तो रिजाइन भी उन्हीं को देंगे, ठीक है। आर्टिकल 68 बोलता है कि एन इलेक्शन करा है कि एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द, आर्टिकल 68 करा कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी। मतलब कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसका टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल पूरा होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको जैसे ही उनका 5 साल पूरा होने वाला है ना, उससे पहले ही कंडक्ट करा लेगा इलेक्शन, ठीक है। अगर मानिए कि इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डेथ या रिजनेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो कह रहा है कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कराना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन। 2 केसेस हो सकता है। अगर मानिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका 5 साल पूरा होने वाला है, तो उसके 5 साल पूरा होने से पहले ही हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन करवा लेंगे वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर मानिए वाइस प्रेसिडेंट का डेथ हो गया या रिमूव हो गया हो उनके पद से, तो जितना जल्दी होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन करवाएगा। ये हमारा आर्टिकल 68 बोलता है। 69 बोलता है कि एवरी वाइस प्रेसिडेंट शेल मेक एन ओथ एंड अफर्मेशन। ये ओथ के बारे में बोलता है 69। मैंने आपको बता दिया कि शपथ लेता है किससे? हमारे प्रेसिडेंट से शपथ लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। रिजाइन भी उन्हीं को देता है। आर्टिकल 70 मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट को और भी कुछ काम मिल सकता है जब पार्लियामेंट को लगेगा कोई और काम प्रेसिडेंट को दिया जा सकता है कानून बना करके। मतलब ये केसेस का मतलब वही हुआ कि जब वाइस प्रेसिडेंट सभी का सीट जो है वैकेंट रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। और आर्टिकल 71 बोलता है कि मैटर रिलेटेड टू या कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 71 याद रखिए। जो हमारा आर्टिकल 71 है ना, ये बात करता है कि हमारा इलेक्शन हुआ किसका? प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट होता है, अगर मानिए उसमें कुछ गड़बड़ी होता है, तो इसका सुनवाई कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा आर्टिकल 71 है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात कीजिएगा तो कौन है? तो 71 जो है ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में कुछ धांधली होता है, सुप्रीम कोर्ट उसका सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो होगा उनका निर्णय बाइंडिंग नेचर का होगा। आर्टिकल 70 जो है बहुत ही हायर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है कि जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब नहीं रहेगा तो उनके काम को प्रेसिडेंट दे सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको। ओथ के बारे में 69 ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। 66 याद रखिए कि इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो MP जो है लोकसभा राज्यसभा का भाग लेता है। 63 64 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इतना ही है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, इससे ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।